नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और शुरुआत सुर्खियों के साथ। लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बयान। आज चीन के समक्ष भारत ने उठाया चीनी कंपनी द्वारा भारतीय नेताओं की जासूसी का मुद्दा। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी। सरकार की विपक्षी दलों के साथ बैठक, संसद को सुचारू रूप से चलाने और अहम विधायी कार्यों को लेकर हुई चर्चा। प्राथमिकता वाले बिलों पर सरकार ने विपक्ष के साथ की चर्चा और जानी राय। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा रहेगी जारी। राज्यसभा के एजेंडे में 1 साल के लिए मंत्रियों के सत्कार भत्ते में 30% कटौती का प्रस्ताव करने वाला विधेयक। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में। लोकसभा के एजेंडे में किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित 2 अहम विधेयक। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक किया जाएगा पेश। अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज भी सदन की कार्यसूची में शामिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज। बीजेपी 20 सितंबर तक मनाएगी सेवा सप्ताह। मंडल से लेकर बूथ स्तर तक रक्तदान समेत होंगे कई कार्यक्रम। देश और विदेश से मिल रहे बधाई संदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री इस मामले पर लोकसभा में मंगलवार को बयान दे चुके हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा कि चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है, लेकिन भारत हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और भारत अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाली के लिए पिछले सप्ताह दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते को लागू करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक वार्ता जारी रखेंगे। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों की एक बैठक 6 जून 2020 को हुई थी। दोनों पक्ष सैन्य बलों को हटाने की प्रक्रिया पर सहमत हुए। इसके बाद उच्च स्तर पर बनी सहमति के कार्यान्वयन के लिए वहां तैनात कमांडरों ने कई बैठकें की। अपने जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने 10 सितंबर को चीन के विदेश मंत्री से हुई वार्ता और उसमें तय हुए 5 बिंदुओं का भी विस्तार से जिक्र किया। राज्यसभा में अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 6 महीने के दौरान भारत चीन सीमा पर किसी घुसपैठ की कोई रिपोर्ट नहीं है। गृह मंत्रालय ने साफ बताया कि सरकार ने सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पर बहुस्तरीय तैनाती, खुफिया और ऑपरेशनल समन्वय में सुधार, सीमा पर बाड़ लगाना, प्रौद्योगिकी सॉल्यूशनों की तैनाती, घुसपैठियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई करना शामिल है। चीन की कंपनियों द्वारा भारत के कुछ नेताओं की जासूसी करने की खबरों के बीच सरकार ने बुधवार को इस मुद्दे को चीन के राजदूत के समक्ष उठाया।
ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को एक पत्र में लिखकर दी। विदेश मंत्री केसी वेणुगोपाल को बताया कि इस मामले को विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत के समक्ष उठाया। बीजिंग में हमारे दूतावास ने इसे चीन के विदेश मंत्रालय के समक्ष भी उठाया। चीनी पक्ष ने कहा कि शेनज़ेन जेनहुआ एक निजी कंपनी है। उन्होंने कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित कंपनी और चीन सरकार के बीच कोई संबंध नहीं है। एस जयशंकर का ये बयान वेणुगोपाल की तरफ से इस मामले को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाने के बाद आया। एस जयशंकर ने पत्र में बताया है कि शेनज़ेन जेनहुआ एक प्रतिनिधि ने कहा है कि डेटा मुक्त स्रोत से लिए गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कंपनी ने गोपनीय सूत्रों से निजी जानकारियां हासिल किए जाने की बात से इनकार किया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को विपक्षी दलों के साथ एक अहम बैठक की है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा सहित कुछ अन्य दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इसमें केंद्र सरकार ने प्राथमिकता वाले बिलों पर भी विपक्ष के साथ चर्चा की और उनकी राय जानी। साथ ही कौन से बिल प्रवर समिति को भेजे जाएंगे, इस बात पर भी विस्तार से चर्चा की गई। और संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उच्च सदन में बयान देंगे। राज्यसभा में आज 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक शामिल है। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा की बात करें तो आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। साथ ही लोकसभा में आज कई अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। इसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 शामिल है। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। तिरुपति से लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन पर सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और हमारे साथ संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद जी, आज चौथा दिन है और लद्दाख में सीमा पर घटनाक्रम को लेकर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे। इसके अलावा भी बहुत अहम विधायी कामकाज होने हैं। लोकसभा में भी आज के दिन के विधायी कामकाज का विवरण आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा अमृता। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो पिछला आज जो चौथा दिन है, पिछले 3 दिनों में लगातार महत्वपूर्ण विधायी कामकाज और जो कुछ बहुत ही ज़रूरी काम थे जिनको कहिए कि राज्यसभा में पूरा किया गया है, लोकसभा में भी लगातार जो विधायी कामकाज हैं जी, उन पर चर्चा हो रही है, उन पर काम हो रहा है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है 2 बड़े महत्वपूर्ण विधेयक जो है उन पर लोकसभा में एक तरह से जो कहिएगा कि जिस पर विपक्ष को कुछ आपत्तियां भी हैं, तो सरकार खुले दिल से लगभग सारी बातों को स्वीकार कर रही है। और अगर अभी देखेंगे तो मैं एक चीज़ जानकारी ये देना चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पर 2 महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं इस सत्र में जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। एक तो ये है कि जो कोरोना का महामारी जो फैली है और ये वैश्विक स्थिति है, कोई भारत अकेले इससे पीड़ित नहीं है जी, उसके निदान के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और दूसरा ये है लद्दाख का मामला जो है, ये हमारा आंतरिक मामला है जी, जिसको लेकर के भी देश के लोग
तो इसलिए आपने देखा होगा कि आज जो है जिस तरह से कल मतलब लोकसभा में रक्षा मंत्री ने बातें कही हैं, आज वो उच्च सदन में आएंगे और सारे तथ्यों को रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उस पर क्लेरिफिकेशन भी होगा जी। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कल चर्चा जो चली थी कोरोना को लेकर के, जिसमें सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने उठाया था, राज्यों की भूमिका, लोगों की भूमिका, वो चर्चा जो है जारी रहेगी और सभापति जी ने इस चर्चा के लिए पूरा 4 घंटे का समय दिया था। काफ़ी चर्चा कल पूरी हो गई है। तो ये है। और इसके अलावा जो विधायी कामकाज वाला जो आप बात कर रहे थे, उसमें लोकसभा ने अपने सांसदों को मतलब पूरी तरह से बिलों के मामले में अवेयर करने के लिए कल से एक पूरा ब्रीफिंग शुरू कराई है और आज मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज बिल पर जो है आज भी लोकसभा के जो सांसद हैं उनको उस विधेयक के बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा जी। और अभी जो 5 विधेयक जो कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेंगे जी, उनको राज्यसभा में रखने के लिए और 6 जो है लोकसभा, ये इस तरह से तय किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो स्टैंडिंग कमेटी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की है उसका नेतृत्व राज्यसभा के पास है जी। और इसलिए सरकार की भी इच्छा ये है कि जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उससे हुए जुड़े जो विधायी कामकाज हैं, उनमें राज्यसभा को प्राथमिकता दी जाए। तो जी बिल्कुल अरविंद जी, काम हो रहा है जी। उस लिहाज से चौथा दिन है आज और विधायी कामकाज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और अहम। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर उच्च सदन में चर्चा आज भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर कल उच्च सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं की सराहना की। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि शुरुआत में कई लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों का बहिष्कार किया, वो गलत कदम था। बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक की भूमिका निभाई। विपक्ष की ओर से लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों और कोरोना की मौजूदा स्थितियों को लेकर सरकार से सफाई मांगी गई। जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस हैं, जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था। ये बहुत गलत बातें भी हुई। पहली बार इस देश में हमारे जो हॉकर्स बंधु हैं उनके लिए स्वनिधि नाम की योजना बहुत ही कल्पना लड़ाते हुए और बहुत तरीके से क्रिएटिव गवर्नेंस का उदाहरण जिसको मैं कहूंगा, इस योजना को लागू किया गया। अनाज वितरण, जो मुफ्त में अनाज देना है हमारे गरीबी रेखा के नीचे जो भाई बहन हैं, उसकी अवधि भी बढ़ाई गई। तो एक दृष्टि से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के माध्यम से हमारे सरकार ने विभिन्न विषयों पर काफी अच्छा काम किया। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 चर्चा के बाद उच्च सदन से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विधेयक आयुर्वेद और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए है। विधेयक में गुजरात के जामनगर स्थित 3 आयुर्वेद संस्थानों को मिलाकर राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान का दर्जा देने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इसमें 3 आयुर्वेदिक संस्थानों, स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुलाब कुबरेरबाग आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान के विलय का प्रस्ताव किया गया है। यह आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का पहला संस्थान होगा जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये एक शुरुआत है और आगे अन्य संस्थानों को भी शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता के आधार पर यह दर्जा दिया जाएगा। Sir, on every parameter we can most objectively certify and say that right now this is probably the #1 institution which deserves this status. I can only say, sir, that it is a very humble beginning. So I'm sure
once we make this humble beginning with one institution, which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing, which has got international recognition in so many fields, this will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हर राज्य में आयुर्वेद शोध संस्थान स्थापित करने के सदस्यों की मांग पर विचार करने के लिए कहा। Honorable Minister, there is a demand for setting up a research institute of Ayurveda in every state. Please keep that in mind. The cost, no, really, you observed every member was saying that shows the importance of the subject as well as their interest in this traditional. Every state for that matter. I don't want to take your time. Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, and Bengal. Every state has got its own speciality. मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का मकसद सहकारी बैंकों के खाताधारकों के हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने इस विधेयक को सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत जरूरी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में रिफॉर्म के लिए पहले की सरकारों ने भी समय समय पर बदलाव किए हैं। विधेयक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और कृषि विकास के लिए लंबे वक्त के लिए फंडिंग करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 26 जून 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। This bill does not provide for regulation of cooperative banks by the central government. ये बिल बिल्कुल ये अमेंडमेंट का मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार सभी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर निगरानी रखेगी। अमेंडमेंट इसके लिए नहीं है। गलतफहमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कोऑपरेटिव बैंक्स का आज क्या हो गया? आपने क्यों रेगुलेशन करके आरबीआई के हाथ में सौंपना चाह रहे हैं? क्षमा कीजिए सर, कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा 1965 से ऑलरेडी हो रही है। हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ नया जो कर रहे हैं वो डिपॉजिटर्स के हित के लिए कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का बुधवार शाम चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। वाईएसआर कांग्रेस के नेता की मौत कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुई है। बल्ली दुर्गा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और बेहतर इलाज के लिए उन्हें 15 दिन पहले चेन्नई भेजा गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए अनवरत काम किया। उनके परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक जताते हुए ट्वीट करके लिखा कि तिरुपति से लोकसभा सांसद श्री बल्ली प्रसाद राव जी के असामयिक निधन पर दुखी हूं। उनके परिजनों और सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव गुरु के निधन से दुखी हूं। वो एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश की प्रगति में बहुत योगदान दिया। इस दुख की घड़ी में मेरी भावनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट करके लिखा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लोकसभा सांसद श्री दुर्गा प्रसाद राव बल्ली जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ हैं। और भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन इप्सा ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के स्थायी और अस्थायी देशों दोनों तरह के सदस्यों की संख्या में विस्तार करना चाहिए। तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद के सुधार को शीघ्र पूरा करने की दृढ़ मांग रखी।
और कहा कि ऐसा नहीं कर पाने से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बयान तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जारी किया गया है। इस सम्मेलन में बातचीत मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग पर केंद्रित रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ये तीनों ही देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के निर्वाचन का हवाला देते हुए इप्सा ने कहा कि भारत इस मंच पर एक मजबूत आवाज होगा और वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक नियम आधारित व्यवस्था का रक्षक बना रहेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली समेत वैश्विक महत्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। और भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन DCOC-JA की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC-JE हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का एक समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। DCOC-JA की स्थापना जनवरी 2009 में हुई थी। पर्यवेक्षक के तौर पर भारत DCOC-JA के सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग देगा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बताया है कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा था और अपने डॉक्टर से परामर्श उन्होंने किया। चेकअप के दौरान मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं वर्तमान में सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ ठीक हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं सभी से ये अनुरोध करता हूं कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे सावधान रहें और कोविड-19 को लेकर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, सुरक्षित रहें। 16 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में 82,961 कोविड मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं। देश में रोजाना बड़ी तादाद में रोगियों का स्वस्थ होना जारी है। निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही रिकवरी दर 78.53% पर पहुंच गई। पिछले 7 दिनों से ठीक होने वाले मरीजों की जो औसत दर है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या अब 39,42,360 हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। शुभकामनाओं का संदेश लगातार लोग दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। बीजेपी ने इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की हुई हैं। बीजेपी ने इस मौके को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और इसका शुभारंभ किया है, जो कि 14 सितंबर से शुरू हो चुका है और 20 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत मंडल से लेकर बूथ स्तर तक की हर एक इकाई के कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर अस्पताल में फल वितरण, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना, रक्तदान जैसे अनेक कार्य कर रही हैं। उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विदेशों से भी लगातार बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सानंद रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जन्मदिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आपके गतिशील नेतृत्व में सरकार विभिन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर रही है। आपका आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश को प्रेरित करेगा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। सेवा के संकल्प की सिद्धि को समर्पित आपका जीवन आपको मानवता के कल्याण तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।